हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसलेशन। सो वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है वो कहलाता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। और इसी आरएनए से अमीनो एसिड की जो चेन बनती है इसके बनने का प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। तो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ अमीनो एसिड यूजिंग आरएनए। Okay, now it is again a process and every process requires some components. तो जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है या ट्रांसलेशन के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज mRNA. यू ऑल नो दैट वाई mRNA, बिकॉज mRNA में क्या होता है बेटा, कोडॉन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है और इन्हीं कोडॉन को रीड करके इनके कॉम्प्लीमेंट्रीली अमाइनो एसिड बनते हैं. देन वी नीड राइबोसोम्स जिन्हें वर्क बेंचेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा जाता है. विल डिस्कस व्हाई. देन वी नीड 20 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स. वी नो दैट देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म बॉडी. एंड देन वी नीड ट्रांसफर आरएनए. इसके अलावा हमको मैग्नीशियम आयन, एक एंजाइम जिसको कहते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, प्लस फाइनली हमें कुछ प्रोटीन फैक्टर्स जिन्हें इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन फैक्टर्स कहा जाता है, इनकी ज़रूरत पड़ती है. तो अब एक एक करके इनको समझते हैं. तो सबसे पहले आते हैं ट्रांसफर आरएनए. तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है बेटा. तो टीआरएनए का डुअल फंक्शन होता है, अभी आएंगे हम इसके बारे में. तो टीआरएनए, इसको, इस स्ट्रक्चर को क्लोवर लीफ लाइक मॉडल भी कहा जाता है. तो मेन पोर्शन इसका समझते हैं. इसको T5C लूप कहा जाता है क्योंकि इस पोर्शन में जो यहाँ पे ये साई साइन है ये रिप्रेजेंट करता है सीडो यूरेसिल ग्रुप को. इसके अलावा आपको यहाँ पे T ग्रुप और C विजिबल है, तो इसको T5C कहा जाता, आम कही जाती है, लूप कही जाती है. ये आपकी DHU लूप हो गई. और जो मेन पोर्शन है जो आपको समझना है वो ये वाला पोर्शन है बेटा. तो दिस इज कॉल्ड एज अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट. ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखेंगे बीच बीच में बॉन्डिंग हो रखी है. तो ये 3' साइट वो साइट है बेटा जहाँ पे आपका अमाइनो एसिड आके जुड़ता है इससे. और जो नीचे वाला पोर्शन है इसे एंटी कोडॉन लूप कहा जाता है. तो आपने कोडॉन पढ़ा था, तो एंटी कोडॉन क्या हुआ, ठीक उसका उल्टा हुआ. तो एंटी कोडॉन का मतलब होता है बेटा वो सीक्वेंस जो कॉम्प्लीमेंट्रीली किससे बाइंड करेगा, mRNA के कोडॉन से बाइंड करेगा, उसे कहा जाता है एंटी कोडॉन. तो यहाँ पे आपको ये जो 3 सीक्वेंस है इसको एंटी कोडॉन सीक्वेंस कहा जाता है. ओके, तो दैट इज ट्रांसफर आरएनए. अब जैसा मैंने कहा कि 3' एंड में क्या होगा, अमाइनो एसिड बाइंड करेगा और एंटी कोडॉन लूप का काम क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्रीली कोडॉन से बाइंड करेगा. ओके, तो अब हमने कहा कि टीआरएनए जो होता है वो एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है. अब एडेप्टर का मतलब होता है, इसके 2 फंक्शन है बेटा. पहला फंक्शन तो ये है कि एक तरफ तो ये क्या करता है, mRNA की चेन में कोडॉन को रीड करता है, ये हो गया. और दूसरा, उसी कोडॉन को रीड करने के बेसिस में, जैसे यहाँ पे देखिए UCA लिखा है, तो UCA जिसके लिए कोड करेगा उस अमाइनो एसिड को लाने का काम भी कौन करता है, टीआरएनए. सो दैट्स वाई वी से दैट इट हैज़ अ डुअल फंक्शन. तो बेटा इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अमाइनो एसिड की चेन बन रही है, सबसे पहले तो ये mRNA की चेन को रीड करेगा. तो देखो जो इसका एंटी कोडॉन लूप है वो mRNA के कोडॉन से इंटरेक्ट करेगा. उसी रीडिंग के बेसिस पे जो आपका कोडॉन जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है उस अमाइनो एसिड को लाने का काम भी ये करता है. फिर एक यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, या इसको दूसरा कहा जाता है बेटा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब होता है, जैसे आपने देखा कि इस इधर पे अगर आप देखेंगे तो इसके 3' एंड पे आपको सेराइन अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ दिख रहा है. बट नॉर्मली टीआरएनए के स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ कोई भी अमाइनो एसिड नहीं जुड़ा है. तो जब अमाइनो एसिड का टीआरएनए से जुड़ना या इसके 3' एंड से अटैच करना ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी इन द एंटी कोडॉन लूप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. ओके, तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के लिए बेटा हमको मैग्नीशियम आयन चाहिए, हमको एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए और हमको एंजाइम चाहिए जिसे कहते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम. ओके, तो इसमें क्या होगा, जो अमीनो एसिड है प्लस रिस्पेक्टेड टीआरएनए. तो याद रखना 20 अमाइनो एसिड है तो हर अमाइनो एसिड के लिए आरएनए भी फिक्स होता है. तो 20 टीआरएनए भी होंगे प्लस एटीपी का मॉलिक्यूल मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में. इसमें एंजाइम मेंशन नहीं किया है, जो एंजाइम हमने यहाँ डिस्कस किया था अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज. इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा कि जो ये अमाइनो एसिड है ये फाइनली किससे बाइंड करेगा बेटा, टू द
3' एंड ऑफ द tRNA। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दिस अमाइनो एसिड फाइनली बाइंड्स टू दिस पोर्शन। ये हो गया आपका 3' एंड ऑफ tRNA। तो हमने इसको कह दिया बेटा चार्ज tRNA। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ tRNA। अंडरस्टूड। फिर आते हैं अगला आपका राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम्स, पहली बात, इनको वर्क बेंचेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब इनमें 30 to 40% प्रोटीन होता है बेटा, और 60 से 70% आरएनए होता है, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। अब हर राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, चाहे वो यूकैरियोट्स में हो चाहे वो प्रोकैरियोट्स में हो। छोटी वाली को स्मॉलर कहेंगे, बड़ी वाली को लार्जर कहेंगे। अब जो सब यूनिट्स हैं वो मैं आपको इससे समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70S कहा है, एस क्यू सेडिमेंटेशन के रेट के हिसाब से। तो आप देखिए कि अगेन ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनी है। बड़ी वाली होगी आपकी 50S, और जो छोटी होगी वो होगी आपकी 30S। ओके, तो ये हो गई आपकी लार्जर सब यूनिट, ये हो गई स्मॉलर सब यूनिट। फिर लार्जर फर्दर और छोटी यूनिट से बना होता है, जो अभी यहाँ हमारा कंसर्न नहीं है। सिमिलरली यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होता है। तो आप देखिए, इसकी जो बड़ी सब यूनिट होगी उसको 60S कहते हैं, और छोटी वाली को 40S कहते हैं। ठीक है, तो यही जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट है, इसी की हम बात कर रहे थे। अब हर राइबोसोम में 3 साइट्स होती हैं बेटा, जिन्हें ए, पी और ई साइट कहा जाता है। अमाइनो एसिड साइट, पी से पेप्टाइडल साइट, और ई होता है एग्जिट साइट। अब इसको ज़रा समझते हैं। इसको थोड़ा यहाँ से समझिएगा कि से फॉर एग्जांपल ये आपकी mRNA की चेन है। ओके, दिस इज द चेन ऑफ mRNA, और यहाँ पे आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ओके, तो अब होता क्या है बेटा, तो ये राइबोसोम, इसके 2-3 काम है। सबसे पहला काम तो ये है कि राइबोसोम डीएनए को स्कैन करेगा, सॉरी mRNA की चेन को स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद जहाँ पे इसको कोई सीक्वेंस होते हैं, हाईली कंजर्व सीक्वेंस होते हैं, जिनको यूटीआर कहते हैं। जैसे आपका ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर था, यहाँ पे यूटीआर होगा, उनको आइडेंटिफाई करेगा। प्लस इस राइबोसोम में 3 साइट्स होती हैं, ए, पी और ई साइट। अब देखो, ये ए पी साइट का मतलब क्या है। ए राइबोसोम की वो साइट है जहाँ पे चार्ज टीआरएनए आके बाइंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपका एमआरएनए के बेसिस है, जिनको हमने कोडॉन कहा। तो यहाँ पे आपका ए साइट वो साइट है जहाँ पे कोई भी चार्ज टीआरएनए आएगा बेटा। सपोज करो ये नीचे वाला टीआरएनए का एंटी कोडॉन लूप है, तो इस साइट पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे चार्ज टीआरएनए आएगा। मतलब जो यहाँ पे कोडॉन्स होंगे उसके बेसिस पे अमाइनो एसिड को लाने का काम करेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं अमाइनो एसिड साइट। ठीक है, फिर पी से होता है पेप्टाइडल साइट। तो पेप्टाइडल साइट का मतलब होता है ये वो टीआरएनए होगा बेटा, यहाँ पे वो टीआरएनए जुड़ता है जिसके पास अमाइनो एसिड्स की चेन होगी। ठीक है, तो ऐसे चेन बनती है, मतलब जिसके पास अमाइनो एसिड की चेन इकट्ठा होती जाएगी उसको पेप्टाइडल साइट कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड भी फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, इसलिए पेप्टाइडल। ई साइट का मतलब है एक बार इसने अपना पूरी चेन अपने नेक्स्ट वाले को दे दी, तो इसके पास फिर से ये अनचार्ज्ड हो गया टीआरएनए। तो ये टीआरएनए फिर ई साइट में जाएगा, और ई साइट में जाने के बाद इस ट्रांसलेशन के एपरेटस को छोड़ के बाहर चले जाएगा। तो ऐसे समझो कि ये स्टेप है। अमाइनो एसिड पहला चार्ज टीआरएनए यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से बाहर चले जाएगा। तो ये आगे को बढ़ते रहेंगे, तो ऐसे करके हमेशा ए साइट खाली होती रहेगी, तो उसमें चार्ज टीआरएनए आके बाइंड करता रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ मेंशन किया है, तो ए साइट में क्या लिखा है बेटा, बाइंडिंग साइट फॉर द फर्स्ट अमाइनो एसिलेटेड टीआरएनए। पी साइट बाइंडिंग साइट फॉर द पेप्टाइडल टीआरएनए, जिसके पास चेन है बेटा अमाइनो एसिड की। और ई साइट होता है बाइंडिंग साइट फॉर द अनचार्ज टीआरएनए। विल डिस्कस दैट। और ये साइट्स कहाँ प्रेजेंट है बेटा, बिटवीन द इंटरफेस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट। तो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट के बीच में प्रेजेंट होती है ये। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो आते हैं अब प्रोसेस में। तो ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू ट्रांसलेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 स्टेप, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बहुत सिंपल सा स्टेप है बेटा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि ये राइबोसोम क्या करेगा, आरएनए को स्कैन करेगा। ठीक है, मैसेंजर आरएनए को स्कैन करेगा। तो स्कैन करते समय इस बात का ध्यान रखना बेटा, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ क्लियर करूँगा, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू दीज थिंग्स। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो इसका स्मॉलर सब यूनिट होती है, ध्यान रखना मैंने क्या कहा, स्मॉलर सब यूनिट। तो
जब ये आरएनए को स्कैन कर रही होती है तो इस आरएनए में एक हाईली कंजर्व सीक्वेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको कहते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहा जाता है, या इसको शाइन डेलगेर्नो सीक्वेंस भी कहते हैं, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था उसके बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले एमआरएनए क्या करेगा, इस हाईली कंजर्व सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, जैसे ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर को आरएनए पॉलीमरेज वो करता था, आइडेंटिफाई करता था। और कौन आइडेंटिफाई करेगा, सॉरी मैंने अभी एमआरएनए कहा होगा, बट कौन करेगा, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, अंडरस्टूड। तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विल स्कैन द आरएनए एंड आइडेंटिफाई द यूटीआर, ठीक है। और याद रखना ट्रांसलेशन हमेशा जो शुरू होता है वो इस पोर्शन से शुरू होता है, तो जो आपका फर्स्ट कोडॉन होगा वो हमेशा क्या होगा, AUG होगा बेटा। रिमेंबर ट्रांसलेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कोडॉन AUG, इसलिए आपको याद होगा AUG को इनिशिएटर कोडॉन भी कहा जाता है, ठीक है। जब तक ये AUG नहीं होगा कोई भी आपका ट्रांसलेशन शुरू नहीं हो सकता। तो ये तो इनिशिएशन हो गया। प्लस अब क्या होगा कि AUG किसके लिए कोड करता है, मीथियोनाइन के लिए कोड करता है, तो इसमें वो वाला tRNA आएगा। तो जो ये आपको ये स्पाइरल स्ट्रक्चर दे रखा है ये tRNA है, तो इसमें वो वाला tRNA आएगा जो मीथियोनाइन को लाएगा। दो बातें यहाँ समझनी है। सबसे पहला जो चार्ज tRNA होता है बेटा वो डायरेक्टली पी साइट में आता है। द फर्स्ट चार्ज tRNA डायरेक्टली बाइंड्स टू द पी साइट। इसके बाद जितने भी चार्ज tRNA आएंगे वो सब पहले किस में आएंगे बेटा, ए साइट में आएंगे। तो मैंने यहाँ पे कह दिया ए पी और इसके बगल में होती है ई साइट। फर्स्ट चार्ज tRNA हमेशा कौन सा होगा, मीथियोनाइन होगा उसमें, और ये मीथियोनाइन भी कैसा होगा बेटा, फॉर्माइलेटेड। फॉर्माइलेटेड का मतलब है आपके एनसीईआरटी में एफ मेथ लिखा होगा, इसका मतलब है कि इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मीथियोनाइन में फॉर्माइल ग्रुप जुड़ा है। तो पहला जो कोडॉन की वजह से जो अमाइनो एसिड आएगा वो हमेशा क्या होगा, फॉर्माइलेटेड मीथियोनाइन होगा। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। वो आके बाइंड कर गया, कुछ इनिशिएशन फैक्टर भी चाहिए होते हैं, तो बस बेटा यहाँ से आपका इनिशिएशन क्या हो गया, शुरू हो गया। ओके, तो जो शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस की मैं आपको बात कर रहा था, तो देखो बेटा ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का आपको एग्जांपल दिया है, ई कोलाई के अलग अलग स्पीसीज़ का, बैक्टीरियोफेजेस का, ये आपको याद नहीं रखना है, बट ये आपका इनिशिएटर कोडॉन है। मतलब यहीं से आपकी अमाइनो एसिड की एमआरएनए को रीड करना शुरू हो जाएगा और इनके बेसिस पे, इन कोडॉन्स के बेसिस पे अमाइनो एसिड आके जुड़ते रहेंगे। तो इससे पहले के जो कंजर्व सीक्वेंस होते हैं, देखिए जो बॉक्स में दिए हैं, दी सीक्वेंस आर कॉल्ड एज शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस, ठीक है। ये हाईली कंजर्व सीक्वेंस है और इसको कौन आइडेंटिफाई करता है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम, सॉरी। फिर आता है सेकंड स्टेप, इसे कहते हैं इलोंगेशन। तो आप इलोंगेशन का मतलब समझते ही हैं कि इसमें क्या होगा बेटा, एमआरएनए के कोडॉन्स को रीड करके चार्ज tRNA आता रहेगा और अमाइनो एसिड की चेन बनती रहेगी। सिंपली इट इज़ द लीनियर ग्रोथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन एमआरएनए। अब यहाँ पे मुझे जो आपको एक बात समझानी थी वो थी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स द ए साइट। यहाँ पे नीचे देखिए ये राइबोसोम का हिस्सा है, पीछे बैकग्राउंड में ब्राउन कलर में, तो ये आपका ए साइट है और इसके बगल में पी साइट है। तो होता क्या है, देखो बेटा पहला जो अमाइनो एसिड आया वो तो फॉर्माइलेटेड मीथियोनाइन आया। अब ये क्या करेगा, सीधी सी बात है, ये अपना मीथियोनाइन का ग्रुप किसको दे देगा, ए साइट वाले अमाइनो एसिड को। मतलब देखो इसमें ल्यूसिन है ना, तो ल्यूसिन के साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे मीथियोनाइन जुड़ जाएगा। तो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा लिंकेज आता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड आता है। तो जो लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया ये पेप्टाइड बॉन्ड है और इसको बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसे कहते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ओके, तो इसीलिए पी साइट मेंशन है। अब देखो इसने अपना अमाइनो एसिड दे दिया, अब इसके पास कोई अमाइनो एसिड नहीं बचा इसके पास, तो ये क्या कहलाएगा, अनचार्ज tRNA। तो ये यहाँ से शिफ्ट करेगा और बगल वाली पोजीशन में जाएगा जिसको हम ई साइट कहते हैं। अब देखो बेटा ये ई साइट में चले गया तो पी साइट फिर से खाली हो गई, तो ए साइट वाला फिर कहाँ जाएगा, पी में जाएगा, फिर ए खाली हो जाएगी, आगे से चार्ज tRNA जुड़ते रहेंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहती है बेटा, ठीक है। तो दैट इज रिगार्डिंग द इलोंगेशन। तो लास्ट आता है टर्मिनेशन। तो रिमेंबर टर्मिनेशन कब होता है, आपने जेनेटिक कोड में 3 स्टॉप कोडॉन के बारे में पढ़ा था, UAA, UAG और UGA। तो ये जब भी mRNA की चेन में इन तीनों में से कोई भी एक कोडॉन आएगा जिसे हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, तो जैसे ही आपका ये सेटअप राइबोसोमल इस स्टॉप कोडॉन के पास में पहुंचेगा, जैसे देखिए यहाँ पे UAG मेंशन किया है, तो इसके यहाँ पे पहुंचते ही एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसे कहते हैं रिलीज फैक्टर,
ठीक है, तो ये रिलीज फैक्टर या टर्मिनेशन फैक्टर भी कहा जाता है। जैसे ही ये रिलीज होगा तो ये रिलीज फैक्टर क्या होता है बेटा, इस पोर्शन से आके बाइंड कर जाता है। तो इसके बाइंड करने की वजह से क्या है कि जो अमाइनो एसिड की चेन बनी है वो चेन कट के यहाँ से अलग हो जाती है, एंड दिस इज हाउ टर्मिनेशन स्टॉप अगेन सॉरी टर्मिनेशन अकर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी mRNA की चेन में कोई स्टॉप कोडॉन आएगा तो इसकी वजह से एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसे रिलीज फैक्टर कहते हैं। ये रिलीज फैक्टर इस स्टॉप कोडॉन से बाइंड करेगा। इसके बाइंड होते ही जो पी साइड पे tRNA था जिसके पास अमाइनो एसिड की लंबी चेन थी वो चेन कट के अलग हो जाएगी। सो दिस इज फाइनली द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस. So that completes the translation part. That is all for today. In case of any query, just let me know. Thank you.